अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। आज जो है हमारा टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है या लैंड रेवेन्यू एक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के इवेंट हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 है, कोल्ड वार हैं, यूएसएसआर का अफ़गानिस्तान में आना। उसके अलावा जो है करंट सिनेरियोज़ कुछ भी हो सकते हैं, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और इस तरह की जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है उसमें वीडियोस डालता रहूँगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की पोस्ट आई हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैकग्राउंड पूछा गया है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी टाइप्स, फीचर्स और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो वो सभी जो है मैं इस एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले 1844 बैक इन 1884 में इंग्लैंड के अंदर एक वेवियर का ग्रुप था कपड़े बनाने वालों का। वो जो है ग्रॉसरी स्टोर वाली एक कंपनी थी, उसकी जो है वो इजारादारी से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो ग्रॉसरी स्टोर में जो है वो मर्ज़ी से जो है वो ग्रॉसरीज़ की कीमत अप करते थे, डाउन करते थे, या स्टोर करते थे या नहीं बेचते थे। तो वो उनकी इस इजारादारी से जो है वो काफ़ी परेशान था। तो उन्होंने जो है वो एक नई फॉर्म ऑफ बिज़नेस को सोचा जिसे उन्होंने जो है वो कोऑपरेटिव का नाम दिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही रोजवेल्ट जो थे उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी नज़र में ये आइडिया आ गया और उन्होंने जो है वो कुछ डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी था इस बात में इनका। तो उन्होंने जो है वो, क्योंकि 1844 में इतना कोई टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद दौर नहीं था, तो उन्होंने अपनी जो है वो आवाम से कहा कि आप पॉलिटिशियंस पे जो है वो रिलाई ना करें। जिस तरह हमारे होता है कि ये हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे काम होंगे, अस्पताल बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो पॉलिटिशियन पे रिलाई ना करें, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो आपके इलाकों में रूरल एरियाज़ में बिजली आए तो आप ये ख़ुद कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने जो है वो REA का मशवरा दिया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं। उसके मुताबिक जो है वो लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर अपनी हैसियत के मुताबिक इकट्ठे किए। उन्होंने तारें ख़रीदी, खंबे ख़रीदे और उसको जो है वो देखते ही देखते खड़े कर दिया और इलाकों में बिजली आना शुरू हो गई। और ये जो है चीज़ इतनी मकबूल हुई कि पूरे जो है अमेरिका के अंदर चंद ही सालों के अंदर आधे से ज़्यादा अमेरिका के अंदर ये आइडिया फैल गया। और अगर हम करंट डेट की भी बात करें तो आज भी 900 से ज़्यादा जो है वो कोऑप्स हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो मोर देन 50 मिलियन ऑफ अमेरिकन को जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में सर्व कर रही हैं। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पज़। कोऑपरेटिव का अगर यहाँ पे हम वर्ड देखें तो कोऑपरेटिव का वर्ड जो है वो को और ऑपरेटिव से बना है। को का मतलब होता है साथ मिल जाना, इकट्ठे होना, और ऑपरेटिव यानी ऑपरेट करवाना या कोई काम करना। सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोसाइटी कहते हैं कुछ लोगों का हजूम या चंद लोगों का जो मजमा होता है, उन्हें हम सोसाइटी की फॉर्म देते हैं या वो सोसाइटी कहलाते हैं। ये होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेट करते हैं लोग एक दूसरे के साथ किसी एक कॉमन पर्पज़ के लिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटियरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द अदर मेंबर। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि वॉलंटियरी यानी अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी इसके साथ ज्वाइन हो सकता है, और इसका मोटिव क्या होता है जी कि वेलफेयर करनी, दूसरे मेंबर जो हैं उनके काम आना है। ये सबसे प्राइम मोटिव है। प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम में होता है कि खुद का फ़ायदा देखते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है, दूसरों के जो है काम आना है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं और लिमिटेशन या डीमेरिट्स हैं। इनको हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है वॉलंटियरी मेंबरशिप, यानी कोई भी जो है अपनी मर्ज़ी के साथ इसको ज्वाइन कर सकता है। किसी के साथ कोई किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और वो जब चाहे जो है ज्वाइन कर सकता है या इसको छोड़ सकता है। इसमें बस एक ये होता है कि नोटिस देना होता है छोड़ने से पहले। उसके अलावा इसमें मज़हब, ज़ात या किसी किस्म का जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। उसके बाद है लीगल स्टेटस, क्योंकि ये रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। रजिस्टर करवाने के बाद ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है जिसे किसी के ज्वाइन करने पे या छोड़ने पे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे आप कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, लैंड होल्ड कर सकते हैं, शेयर ख़रीद सकते हैं। तो इसका एक लीगल स्टेटस हो जाता है रजिस्टर्ड होने की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना चाहे कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, किसी पर कोई फोर्सफुली पैसे की पाबंदी नहीं है। लाइबिलिटी कहते हैं कि किसी के ज़िम्मे कुछ होना, किसी की जिम्मेदारी। और आगे एक टर्म आएगी कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है होल या कंप्लीट, या कितना टोटल एसेट है, ठीक है जी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि उसने इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि
कोई शख्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें नुकसान भी बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर मुझे पता है कि मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं उतना ही इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करूँ, अगर सोसाइटी में 50 या 60 लाख इकट्ठा करना है तो मुझे पता है कि मैं इसमें जो है वो मेरी हैसियत 50,000 या 60,000 की है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो मेरे पे ये कैद नहीं है कि मैं 2 लाख या 4 लाख ही जमा कराऊँ, बल्कि मैं जितने चाहे करवा सकता हूँ, जितने चाहे उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मुझे भी आइडिया होगा कि हाँ, अगर मेरे इतना नुकसान होता है तो मैं इसको जो है वो नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी कंट्रोल। इसमें आपका अपना काबू होता है। जिस तरह डेमोक्रेसी में होता है कि आप जो है वोटिंग करते हैं, वोटिंग के ज़रिए किसी को सेलेक्ट करते हैं और उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या प्रेसिडेंट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि आपके फ़ैसले लेती है और आपके वोटिंग के हिसाब से जो है वो डिसाइड होती है कि कौन बनेगी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। और फिर अगर आपको वो पसंद नहीं आती तो उसको आप फिर से दोबारा जो है वोटिंग के ज़रिए उतार सकते हैं और किसी और को ला सकते हैं। नेक्स्ट है जी सर्विस मोटिव। क्योंकि इसमें सभी का काम ही म्यूचुअल हेल्प है या दूसरों की मदद करना है, इसलिए सभी इसमें जो है वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और ये काम जो है इससे ऑब्वियसली जब सभी ईमानदारी से करेंगे इससे फ़ायदा ही होगा और अक्सर होता है इससे प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट भी होता है वो भी बाय लाज किसने कितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से उसकी डिवीजन कर ली जाती है और उसको उसमें लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है सोसाइटी के। अब अगर मेरिट्स की बात करें, इसके फ़ायदे जो हैं, इक्वालिटी इन वोटिंग। अगर मैंने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी और ने ज़्यादा किए हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक का एक वोट है, वन मैन वन वोट की स्ट्रेटजी है और किसी के कंट्रीब्यूशन से इफेक्ट नहीं पड़ता कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया इसमें। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अपनी मर्ज़ी से, वही बात आ गई कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने कितने पैसे देने हैं या कितना इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं हो सकता कि एक सोसाइटी है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होती है तो लोग उसमें डरते ही नहीं जाएंगे कि मैं तो इतना इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें गरीब अमीर सभी सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी के मरने से या मकरूज होने से या किसी के छोड़ के जाने से, वही बात आ गई क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है। बस ये है कि 10 मेंबर हों, उसके ऊपर 50-60 जितने भी हैं, 2 आएँ 2 जाएँ, 2 मर गए या कुछ इस तरह का हो गया सीन, तो उससे वो स्टेबल रहती है, सोसाइटी को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि इसका मकसद वेलफेयर है और मिडल मैन का खात्मा है। अब मिडल मैन क्या है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे समझ लें कि ये वेलफेयर के लिए काम करती है, इसमें अखराजात कम होते हैं, सोसाइटी के अंदर ही प्रोड्यूसर होते हैं, उसी के अंदर ही कंज्यूमर होते हैं और मिडल मैन के ख़त्म हो जाने की वजह से लोगों के अखराजात भी कम होते हैं और लोगों के मकरूज़ होने के, डेप्टेड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और लास्ट है हमारे पास सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट है, अगर किसी गवर्नमेंट को कहेंगे कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट के लिए भी फेवरेबल है कि उसको होगा कि मेरे टर्नओवर में या हमारी हुकूमत के अंदर कोई सोसाइटी उठ रही है और ये नेकी का या कोई भलाई का काम कर रही है, इससे मईशत या इकॉनमी हमारी स्टेबल होगी तो हमें इसका फ़ायदा है। तो फिर वो उनको मराद देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लो इंटरेस्ट होते हैं, कम आसान एक साथ पे जिसको हम कर्जे कह सकते हैं वो मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती हैं और लो टैक्सेस मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी तरफ से एक एफ़र्ट होती है कि हम मईशत को बेहतर करें और गवर्नमेंट की तरफ से एफ़र्ट होती है कि इन पे जो है वो इंटरेस्ट रेट कम रखें या टैक्सेस कम रखें, तो सपोर्ट मिलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसके हो गया मेरिट्स। नेक्स्ट इसके लिमिटेशन या डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक सोसाइटी है उसके 80 मेंबर हैं, 800 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, वो हर एक मेंबर को पता होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है या हम क्या करने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एटलीस्ट सीक्रेट नहीं रखी जा सकती। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको बताया था कि वोटिंग के ज़रिए आपने जो है इसकी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करनी होती है। मान लीजिए कि हम जो है अपनी फेवर के हिसाब से कुछ बंदा लेते हैं, हमने वोटिंग की, एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, हमें इसलिए सेलेक्ट किया कि वो बंदा जो है वो अच्छा है या ईमानदार है, वो सिलेक्ट हो गया। अब वो ईमानदार है या अच्छा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बिज़नेस को भी समझता होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगा, वो पढ़ा लिखा भी होगा। यानी कि बाहर से कोई शख्स वो सिलेक्ट नहीं कर सकते और अपना जो बंदा उन्होंने एक सेलेक्ट करना है, ज़रूरी नहीं उसमें सभी क्वालिटीज़ हों, तो फिर वो उस हिसाब से मोस्टली उसको मैनेज नहीं कर सकता या टोटली जो है वो एफिशिएंसी उससे प्रोड्यूस सोसाइटी से नहीं होती। तो उस शख्स में सारी खूबियाँ या सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती। इस वजह से एफिशिएंसी जो है वो इनएफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट का इसमें इन्फ्लुएंस होगा तो गवर्नमेंट का अगर फ़ायदा होगा तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा हमें नुकसान भी होगा। नुकसान हमें क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान है इसका
जो लोग इसमें अकाउंट्स के अंदर कुछ घपला करना चाहें या पैसे निकालना चाहें, गवर्नमेंट जो है इसका चेक एंड बैलेंस रखती है। मंथली या वीकली उनकी स्टेटमेंट होती है, उनको चेक करवानी होती है गवर्नमेंट की कि अकाउंट्स की क्या डिटेल है। उसके अलावा अगर कोई नई पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तो वो भी ज़ाहिर सी बात है इसको अफेक्ट करेगी, और जो है सोसाइटी को उसके ताबे होना पड़ता है या उसके हिसाब से चलना पड़ता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर एक सोसाइटी बनी है, मान लीजिए सोसाइटी के अंदर 50 लोग हैं, ज़रूरी नहीं है वो सभी के सभी अमीर हैं। अगर मिडिल क्लास लोगों की एक सोसाइटी है, ठीक है, उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए 40 लाख या 50 लाख, मैक्सिमम इतना कर लिया, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बता रहा हूँ, लेकिन अगर इतना सोसाइटी के कुछ 50-100 लोगों ने मिलकर इकट्ठा कर लिया तो उनके लिए ये एक लिमिटेड रिसोर्स होगा। ज़ाहिर सी बात है अगर वो कुछ काम या कोई इनिशिएटिव लेना चाहें जो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ में स्टार्ट होगा, तो उनके पास तो टोटल एसेट ही 50 लाख है, उनका कैपिटल 50 लाख है, तो उनके पास एक रिसोर्सेज के लिमिटेड हो जाने की वजह से बहुत से ऑप्शन इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते या इतनी अमाउंट नहीं होती। तो इसका ये भी एक लैक है या डीमेरिट है कि लिमिटेड इसमें रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ज़ाहिर सी बात है जितने लोग होंगे उनके उतने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हर शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कैरी नहीं किया जा सकता। और कुछ दफ़ा ऐसा ही होता है कि वही बात कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो ओपिनियन लेती है और डिफरेंट ओपिनियन की वजह से इख्तलाफ राय भी इसमें अक्सर हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट है इसकी टाइप्स में सबसे पहले कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, मार्केटिंग है, फार्मर है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद आखिर पे हमारे पास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इनको आपने समझ लेना है, ये मेन इंतहाई 6 अहम टाइप्स हैं, यही इससे आपको हर चीज़ जो है अभी तक हमने पढ़ी वो सारी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब है सीक टू एलिमिनेट द मिडल मैन बाय एस्टैब्लिशिंग आ डायरेक्ट लिंक विद प्रोड्यूसर। अब मान लीजिए ये एक कोलगेट की यहाँ पे ट्यूब पड़ी है, ठीक है जी, ये कंपनी जो है इसको बनाती है 50 रुपये में, ठीक है, इसको होल सेलर का जो है वो डीलर वो उठाता है 60 रुपये में, आगे वो इसको बेचता है 70 रुपये में, ठीक है, और 70 का होते होते आवाम तक, जो आवाम के ये घर तक पहुंचेगा ये 80 रुपये में हो जाएगा। अब अगर हम एक सोसाइटी बनाएं उसमें प्रोड्यूसर जो है लिंक बनाएं, स्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद प्रोड्यूसर, यानी एलिमिनेट कर दें मिडल मैन को और डायरेक्ट लिंक बना ले हम प्रोड्यूसर से, तो 50 की चीज़ वो 60 में हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, यानी हमारे 30 रुपये का फ़ायदा हुआ एक इस ट्यूब के पीछे। तो इस तरह से ये इस तरह की एक सोसाइटी बनाते हैं जहाँ पे लोगों को जो है वो बल्क में चीज़ें हैं उनका फ़ायदा हो। प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होल सेलर एंड सेल दैम टू द मेंबर एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी जो उसके मेंबर होंगे उन सभी को इसका फ़ायदा होगा क्योंकि डायरेक्ट लिंक बना होगा और हमारी जो चीज़ महंगी है वो इससे हमारा ज़ाहिर सी बात है उसको हम कम रेट पे ख़रीदेंगे, तो ये एक वेलफेयर का काम भी हुआ और इससे जो है वो फाइनेंशियली भी हमें स्टेबल होने में या फाइनेंशियली भी फ़ायदा मिला। अच्छा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करूँ, एम इज़ टू हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing। इसका मकसद मेन यही होगा कि स्मॉल प्रोड्यूसर जो हैं, जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो इजीली कुछ आइटम वेरियस आइटम को प्रोडक्शन की उनको कलेक्ट नहीं कर सकते या मार्केटिंग में प्रॉब्लम उनको आ रही है, उनकी मदद करना है। दी सोसाइटी परचेज रॉ मटेरियल टूल इक्विपमेंट एंड देयर आइटम इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड दीज थिंग्स टू देयर मेंबर एट रीजनेबल प्राइस। अब इसका मकसद ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को लेना, इक्विपमेंट्स को लेना और लार्ज क्वांटिटी में इनको प्रोवाइड करना और इसका जो है मेंबर को भी डायरेक्ट रीज़नेबल प्राइस पे देना, उनको भी फ़ायदा देना। ये पिक्चर आप देखें, इससे आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए ये 100 के करीब औरतें हैं, ठीक है जी, इनके पास पैसे नहीं है, इनमें से किसी ने 5,000 डाले, किसी ने 10,000, किसी ने 2,000, सभी ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, उन्होंने वोटिंग की, वोटिंग करके मान लीजिए इस महिला को जो है उन्होंने अपना रिंग लीडर बना लिया, ठीक है, तो इसने ओपिनियन देना है और इसी ने जो है वो मेन जो है वो डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग इसका काम है। तो ये इन्होंने मशीनें खरीदी, ये जो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें हल्की फुल्की जो हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं, पैसों से इकट्ठे करके सभी ने खरीदी। इसका एक तो फ़ायदा होगा कि इसको सभी को बेचेंगी, इनको जो है फाइनेंशियली इसका सपोर्ट होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर यही चीज़ें अगर ये बाहर से ख़रीदती हैं तो इनको महंगी पड़ती हैं और यही रॉ मटेरियल के बाद जब वो खुद प्रोड्यूस करेंगी तो अच्छी क्वालिटी में रीज़नेबल प्राइस पे सभी को जो है वो अवेलेबल होंगी। तो ये इस तरह से इसका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़ायदा होगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, पैकिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एट्सट्रा फॉर बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर। इसका मकसद है कि आप मार्केटिंग के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, पैकिंग में बहुत सी जो डिपार्टमेंट हैं उनमें मेंबर्स को फ़ायदा देना और उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर इज़ पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस। अब इसमें देखें, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है,
मैं एक सोसाइटी बनाता हूँ, उसमें वेयर हाउस के लोग भी ले लेता हूँ, पैकिंग भी ले लेता हूँ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग ले लेता हूँ, तो एक सोसाइटी बन गई। इसका बेनिफिट एक तो ये होगा कि मेरे पास अगर कोई वेयर हाउस की सर्विस लेने आएगा या पैकिंग की सर्विस लेने आएगा तो मेरी सोसाइटी के लोग होंगे, मैं इनको रेफ़र करूँगा, इनको फ़ायदा होगा, इनके पास आएंगे और ट्रांसपोर्ट का काम होगा तो वो मेरी तरफ रेफ़र करेगा। एक तो ये हो गया फ़ायदा एक दूसरे के लिए। दूसरा ये है कि डिफरेंट मेंबर जो हैं वो अपना एसेट इकट्ठा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और वहीं से हो सकता है कि वो अपनी सभी सर्विसेज जो हैं वो गुड प्राइस पे देना शुरू कर दें। यानी मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकिंग, मार्केटिंग, रिसर्च सभी की सहूलतें हम दे रहे हैं, तो वो एक बड़े लेवल पे काम हो जाता है। और इसका सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जिसका अगर लिंक नहीं भी है तो वो दूसरे के थ्रू आ सकता है और उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद जी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी बिल्कुल पहले के जैसा सिनेरियो है। इन सच सोसाइटीज़ स्मॉल फार्मर ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड एंड कलेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक फॉर यूज़ इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद है इट प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टिवेशन ऑन लार्ज एरिया। वही बात है कि ये जो लोग हैं, ये इंडिया की एक सोसाइटी है, सॉल ऑफ द इंडियन सॉइल, यानी कि कुछ फार्मर ने सोसाइटी बनाई, उनका मकसद है कि कल्टीवेशन करनी है बड़े एरिए पे, ठीक है। इसमें किसी ने ज़मीन दे दी, किसी ने बेटर क्वालिटी का सीड फराहम कर दिया, किसी ने फर्टिलाइज़र दे दिए, किसी ने मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह दे दिए और मिलजुल के जो है उन्होंने बड़े एरिए पे जो है वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन की। और इट प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। ज़ाहिर सी बात है किसी के पास ज़मीन है लेकिन कल्टीवेशन के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। किसी के पास कल्टीवेशन के लिए पैसे हैं, उसके पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास दोनों चीज़ें हैं, उसके पास मशीनरी नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो सभी मिलें और एक सोसाइटी बनाई और सभी इससे जो है वो उनको फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Such societies protect members from exploitation by money lender. They provide loan to their member at easy term and reasonably low rate of interest. इस सोसाइटी का मकसद होता है कि जो एक्सप्लॉइट होना, यानी कि जो उनका देनदार है, पैसे देने वाला है, उसको मिडल मैन के हाथों तबाह होने से बचाना है। यानी मिडल मैन बीच में ना आए कि वही चीज़ आपको जैसे पहले बताया है 50 की जो है वो आप तक 70 की आती है, 80 की आती है। मिडल मैन से उसको बचाना है और उसके अलावा प्रोवाइड करना है लोन उसके मेंबर को। अगर कोई पैसे नहीं दे सकता तो उसको क्रेडिट जो है वो पैसे देना, रीज़नेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारी सी बात है, जब गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी तो आप खुद ही जो है वो लो इंटरेस्ट रखेंगे। तो इस तरह से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट करती है कि लोग जो मनी लेंडर हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है लोन, ताकि उनको जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। और लास्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये तो आप में से तकरीबन सभी ने सुन रखा होगा। इट्स मेन एम इज़ टू प्रोवाइड हाउसेज टू पीपल विद लिमिटेड मेन इनकम एट अ रीज़नेबल प्राइस। ये इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसमें जी इसका मेन मकसद है प्रोवाइड करना हाउस विद लिमिटेड मीन एंड इनकम, जिसकी कम इनकम है या लिमिटेड इनकम है उनको रीज़नेबल प्राइस पे। छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं कि हम 12 लोग हैं जी, मान लीजिए हमने एक कमेटी डाली है 2-2 हज़ार रुपया, ठीक है। मेरे पास मुझे अर्जेंट चाहिए 24,000 रुपया, तो मैं 12 लोगों को मिलाऊंगा, 2-2 हज़ार की कमेटी डालूंगा, 24,000 मैं ले लूँगा, उससे अपनी जो है वो फौरी ज़रूरत पूरी करूँगा। उसके बाद हर माह 2-2 हज़ार दे दूँगा। इससे सभी को पैसे भी मिलते रहेंगे, डिवीज़न भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा और किसी पे किसी किस्म का एहसान भी नहीं होगा और एक किस्म की ये वेलफेयर भी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि किसी के पास लैंड पड़ी है और कोई इस पे इन्वेस्ट करेगा, इसमें हाउसिंग बनाएगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ को क्रिएट करेगा, ठीक है। किसी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो मकान ख़रीद सके, तो उसको लो इंटरेस्ट रेट मिलेंगे और रीज़नेबल प्राइस पे उसको मकान दिए जाएंगे। उस हिसाब से वो फिर अपना घर बना सकता है। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो डील करती हैं। इसमें यह भी होता है कि ये जो अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें जो है वो बंजर ज़मीनें पड़ी होती हैं, वो बहुत कम दामों में मिल जाती हैं, हुकूमत की तरफ से टेंडर उनके मिल जाते हैं, उन पे इन्वेस्ट होती है और उन पे जो है वो लोग लो इंटरेस्ट रेट पे इसीलिए जो है घर हासिल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उनके फीचर्स थे, मेरिट थे, डीमेरिट थे, ठीक है जी, उनका बैकग्राउंड सभी जो है मैंने इसमें समराइज़ कर दिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की जो है इस सिलसिले की मैं वीडियोज़ को जारी रखूँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।